नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मैं एकदम अच्छा हूं बच्चा पार्टी। दिलप्रीत कह रहे हैं कि पोल गलत है। हाँ दिलप्रीत, आप एकदम सही कह रहे हो, पोल एकदम गलत है। संदीप खुश रहिए बेटा। केशव, सिंगराज, भूपेंद्र, मैंने वैक्सीन लगवा ली। शुभम, रोमेश, चौरसिया। हाँ बेटा, इन दिनों। प्रभात, बहुत बढ़िया। अंकुर, साधना, सौरभ, अजय, विपुल, गुड मॉर्निंग। एक कृष्णम करके विद्यार्थी हैं, वो लिख रहे हैं कि वो नीट एस्पिरेंट हैं लेकिन मेरी क्लासेस देख रहे हैं। बेटा, नीट के एग्जाम 4 महीने सरक गए तो तुमने सोचा थोड़ा जीके तैयार कर लें, ऐसा है? पढ़ाई कर लो, तुम्हारा नीट का ही कर लो। है 2023 है। सही है बेटा। यूं बोलो ना, फिर 10th में हो तुम अभी। अच्छा, 11th में हो। 10th से तो जबरदस्ती पास कराए गए होंगे, है ना? अंजलि, थैंक यू बेटा। अंशिका, थैंक यू। आइए शुरू करें। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं भाई आजकल। 22 को पॉजिटिव आया था। अब अगर नेगेटिव आता है तो क्या मैं प्लाज्मा डोनेट कर सकता हूं? संदीप, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। 22 और आज तारीख क्या हुई है? अभी मत करिएगा, अभी मत करिएगा संदीप। अभी प्लाज्मा के साथ साथ वायरस भी दे आएंगे आप किसी को। अभी आपका नेगेटिव टेस्ट आने के बाद भी मत करिएगा। 4 तारीख हुई है ना, 22, 8, 9, 4, 13। हाँ अभी बिल्कुल नहीं करना है ना। 14 दिन तो साइकिल है इसका, है ना? जी विनीत पंडित जी, मम्मीज के बारे में अच्छी जानकारी थी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए शुरू करें। तो गलवान वैली इंसिडेंट को हम रिवाइज कर रहे हैं और विशेष रूप से इसके पीछे का रीजन ये है कि हमने ये वाली क्लास चलाई हुई है कि भाई 2020 में जो भी इंसिडेंट्स ऐसे रहे थे जिनको कि करंट इश्यूज में चर्चा में लाया जाए, तो उन्हें हम इस सेशन के अंदर चर्चा में लेके आते हैं। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत में आपको एक जरूरी जानकारी देनी होती है और वो होती है रेफरल कोड से संबंधित। रेफरल कोड से 10% का डिस्काउंट अन अकेडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर, साथ में कॉम्बैट के अंदर फ्री एंट्री, जो कि होता है हर संडे को 11 बजे और 12 बजे। 2 जगह क्लासेस हैं, यूपीएससी में और एसएससी के अंदर। यूपीएससी वाली जो क्लासेस हैं इसके अंदर मैं आईआर का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, जो कि प्रीलिम्स 2021 को ध्यान में रखकर टारगेट किया जा रहा है। इसमें मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ा दी हैं। इसके साथ साथ भविष्य में मैं यहाँ पर इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, ये दोनों चीजें और लेके आने वाला हूं। तो ये यूपीएससी का हो गया। एसएससी के अंदर फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसमें ज्योग्राफी खत्म करा चुका हूं, पॉलिटी चल रही है। भविष्य में इकोनॉमी और हिस्ट्री आएगी। यदि कोई विद्यार्थी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा है या कोई अन्य एग्जाम जिसमें उसे स्टैटिक जीके पढ़ना हो तो वो इसे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ये दोनों बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं। चलिए, गलवान वैली इंसिडेंट क्या था, क्या था, कैसे था, सारी बातें हम यहाँ पर आज के सेशन में चर्चा करते हैं। आज आज मेरे
छोटे से भतीजे ने पूछा, चाचू किसकी मम्मी के बारे में बता रहे हैं? अरुण सही है। नॉर्मल फ्लू है, तेजस्वी नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं, जब तक पूरी तरह फिट एंड फोर नहीं हो जाओ तब तक नहीं लेना बेटा, है ना? हाँ ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। गलवान वैली इंसिडेंट था क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। क्या हुआ था, सुनिएगा साथियों। 20 Indian Army personnel, including commanding officer of 16th Bihar Regiment, lost their lives at hand of Chinese troops in Galwan Valley of Ladakh. लद्दाख के अंदर जो हमारी बिहार रेजिमेंट के जवान थे, 20 जवान थे, उन्होंने अपनी लाइफ खो दी। दिस वाज एन अनप्रोवोक्ड अटैक by the Chinese border troop on Indian soldier after confirming the implementation of de-escalation plan by Chinese in Galwan Valley. तो मुद्दा ये है कि ये डी-एस्केलेशन प्लान है क्या, जो अब तक पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभिषेक कह रहे हैं सर नाप मत दीजिएगा, एक बात पूछनी थी सर, बायोलॉजी हो गई है क्या, नहीं हुई है तो कब तक होगी? भाई अभिषेक पहले से करा रखा है, वहां से पढ़ लो यार, है ना, उस पे कर लो यार प्लीज, वहां से कर लो, दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। वैक्सीन शेड्यूल नहीं मिल रहा है, क्या करें? थोड़ा दूर चले जाओ, मैं 150 किलोमीटर जाके आया हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए, जहां रहता हूँ उससे आगे। पहले 60 किलोमीटर गया, वहां नहीं मिली क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन था, उसके बावजूद खत्म हो गई थी। फिर मैं अगली जगह गया, फिर अगला 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो गया, फिर लौट करके सेकंड रास्ते से 80 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की यात्रा करवा के मैं वैक्सीन लगवा के आया हूँ। दूर से भी लगवा सकते हैं आप, जहां मिल जाए लगवा लें। हाँ जी। तो अब सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि सर वैक्सीन से फीवर आ रहा है क्या? जी, तो हल्का सा नोजी नोजी सा फील होता है, नींद सी आती है, थोड़ा सा पेन सा होता है, जैसे वो होता है इंजेक्शन लगाने का बचपन में, बाकी कुछ नहीं होता, एकदम चिल है, मस्त है। मैं लगातार क्लास पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों की, है ना? ठीक है, हाँ जी। तो हुआ क्या, अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सब मस्त एकदम बिंदास। आप भी लगवाइए वैक्सीन अच्छे से। अब पढ़ लें थोड़ा सा। हाँ, कोविशील्ड लगा मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब मुद्दा यह है कि ये डी एस्केलेशन प्लान क्या है। तो डी एस्केलेशन प्लान समझने से पूर्व आपको पहले लोकेशन समझनी होगी कि हम कहां की बात कर रहे हैं और कहां पर भी विशेष रूप से कौन सी ऐसी जगह है जिसको लेकर के ये सारा बवाल मचा हुआ है। इस पॉइंट को आप एक बार ध्यान से देखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहां से आपको ये एक लाइन दिखाई दे रही है जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलली इंडिया के द्वारा एक रोड बनाई गई है, जो कि इंडियन ताइबत, जो भारत की आर्मी है, इंडियन टाइबेट बॉर्डर फोर्सेस जो है, बॉर्डर पुलिस जो है इंडिया की, जो कि सिक्योरिटी यहां की सुनिश्चित करती है भारत चाइना बॉर्डर की, उसकी सहायता के लिए शोक नदी के किनारे, इस बात को थोड़ा सा समझना होगा और यहीं से आपको ये सारी बात समझ में आएंगी कि ये जो शोक रिवर है, इसके किनारे से बिल्कुल पैरेलल में हमने एक रोड बनाई है जिसका नाम है DSDBO रोड। इसे थोड़ा सा समझिएगा, है ना? हाँ भाई, जिनको भी वैक्सीनेशन से संबंधित क्वेरी करनी है अंत में कर लीजिएगा, जो भी बात होगी वो सब बाद में कर लीजिएगा, पहले थोड़ा सा पढ़ लो, है ना? ये बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण जगह है, एक बार के लिए इसको समझते चलिएगा, ठीक है? ये जो शोक रिवर है ना साथियों, इसको डेथ रिवर भी कहा जाता है। डेथ रिवर मतलब ये मारने वाली रिवर है, मतलब इसे सौरो रिवर भी कहा जाता है, शोक रिवर। ये इतनी खतरनाक रिवर है कि इसमें अगर कोई गलती से स्लिप होके गिर जाए तो वो बच नहीं सकता। मतलब यदि कोई इस नदी में स्लिप हो जाए तो वो बच नहीं सकता, क्योंकि इसमें हाड़ कपा देने वाला ठंडा पानी है। मतलब इतना ठंडा पानी है कि ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है बर्फ की चोटियां जो दिख रही होंगी, इन बर्फ की चोटियों से निकला हुआ एकदम हाड़ कपाने वाला पानी है। और इसी जगह पर ये जो गलवान रिवर है,
ये गलवान रिवर जो गलवान वैली से आ रही है वो इसमें मिलती है। यानी लोकेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको देख करके ये फीलिंग आ जाएगी कि जो एलएसी है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उससे कुछ ही दूरी पर पैरेलली इंडिया ने एक रोड बना ली है जिसे डीएसडीबीओ रोड कहा जा रहा है। इस डीएसडीबीओ रोड से आपत्ति किसको है? चाइना को है। क्यों है? क्योंकि जिस तरह से भारत ने इतनी जगह छोड़कर के रोड बनाई, हम लोगों की आपस में एक बात हो रखी है और वो ये है कि ये भी इतनी जगह इस एलएसी से छोड़ करके बनाएंगे। अब ये जगह कौन सी है? तो साथियों, आस्तिकता में क्या है कि ये सारी की सारी वो जगह हैं जिन्हें हम लोग फिंगर्स कहते हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं देख रहा हूं कि आपके लिए फिंगर्स हमने शो करिए कि नहीं। एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि असली मुद्दा फिंगर्स का है यहाँ पे। एक सेकेंड होल्ड करिए। मैं आपके लिए फिंगर एक बार अपलोड कर ही देता हूं, क्योंकि बिना उसके फिर आप समझ नहीं पाएंगे। एक मिनट। जब तक आप इस फोटो को नहीं समझेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। हाँ जी, पहले इसको देखिए आप। साथियों, असल में क्या है, अगर आप देखें तो ये दो पोजीशंस हैं जो आपको अच्छे से समझाएंगी, काम में भी आएंगी। इधर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा पेंगोंग सो लेक, और इसी एलएसी पर आगे जाकर के यहां पर है गलवान वैली। और इन दोनों जगह पर दिक्कत क्या है साथियों, कि ये वाला जो रीजन आपको पेंगोंग सो लेक में दिखाई दे रहा है, इससे आगे है गलवान वैली जहां दिक्कत हुई थी। लेकिन यहां पर ये जो पर्वतमाला दिखाई दे रही है लद्दाख वाली, उसकी कुछ रिजेस हैं जो निकली हुई हैं ऐसे करके। देखो, काय में निकली हुई हैं? झील की तरफ निकली हुई हैं, उभरी हुई हैं। मतलब एक प्रकार से पहाड़ जो है वो पानी के अंदर आकर के दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, अब होता क्या है यहां पर, जो असली दिक्कत है वो ये है कि ये जो बॉर्डर एरिया है, भारत क्या करता है साथियों कि एक हम लोगों ने एलएसी यहां बना ली। इंडिया कहता है कि इस वाले पूरे क्षेत्र में फिंगर 1 से लेके फिंगर 4 तक हम लोग इस क्षेत्र को पूरी तरह खाली रखने को तैयार हैं। हम अपनी आईटीबीपी को पीछे बिठा लेंगे, यहां पर बिठा लेंगे, एक नो मैंस लैंड बना लेते हैं इस क्षेत्र में। ऐसे ही तुम लोग 4 फिंगर हम इधर चल के आए, 4 फिंगर तुम लोग उधर चले जाओ। मतलब ये हुआ 4 5 6 7 8, यहां तक तुम लोग यहां पर अपनी जो भी चीज बनानी है वो बना लो, फिंगर 8 तक। मतलब अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो ये जो एलएसी दिखाई दे रही है, जो एक्चुअल कंट्रोल है, उसके लगभग 4 फिंगर इधर और 4 फिंगर उधर। अब इन पहाड़ियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो मुश्किल से 1-1 किलोमीटर की जगह पकड़ लो, 2 किलोमीटर की जगह पकड़ लो कि भाई तुम इतनी जगह तुम पीछे चले जाओ, तुम इतना पीछे तुम चले जाओ। दोनों के बीच बात हो रखी थी। अब तक ये सब कुछ अच्छे से चलता था। अच्छा, अब क्या हुआ? हुआ क्या
चाइनीज आर्मी जो है वो फिंगर 8 वाली पोजीशन पर ही रहती थी हमेशा। एक समझौता था कि अपन दोनों आमने सामने नहीं आएंगे तो कभी क्लैशेस नहीं होंगे, कभी क्लैशेस नहीं होंगे, इसलिए दूर रहते हैं बॉर्डर से। जैसे मान लो कि ये एक बॉर्डर है, तुम इतना दूर तक मत दिखना, तुम इतना दूर तक मत दिखना, अपन आमने सामने आएंगे ही नहीं तो लड़ाइयां क्यों होंगी। एक समझदारी वाली बात है ये तो। अच्छा, अब क्या होता है? अब ये होता है कि चाइना वाले जो हैं उन्हें लगता है कि भारत फिंगर 2 जितना नजदीक आ गया है। अब ये कैसे लगा उनको, है ना? अच्छा, तो अब ये लगा कैसे, इसके लिए आप इस फोटो को देखें। इस फोटो को इधर देखिए, इस फोटो को। इस फोटो के माध्यम से चाइना वालों को क्या लगा कि इंडिया जो है, मैं आपको दिखाऊं यहां पे, कि ये जो हैं ये एक रिज छोड़ करके, क्योंकि पेंगोंग सो लेक से थोड़ा आगे चले जाओगे तो ये मिल जाता है, एक रिज छोड़ करके तुमने अपनी सड़क बना दी, जबकि एज पर प्रॉमिस तुम्हें पीछे रहना था, इस तरफ तक रहना था। तुम अपनी सड़क यहां तक बना लिए, यानी कि तुमने एलएसी के नजदीक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा ली। अच्छा, और चाइना वाले यहीं डटे हुए थे इस कॉर्नर पे, फिर क्या करें? तो ऐसी स्थिति में चाइना वालों ने कहा जब तुम इतना नजदीक आ सकते हो ना, तो हम लोग यहां से चल के बिल्कुल बॉर्डर पर ही आएंगे, क्योंकि बॉर्डर तो हमारा ही है ना, बॉर्डर तक तो, इधर बॉर्डर तुम्हारा, इधर बॉर्डर हमारा। बोलिए, क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? बताइए, यहां तक अगर बात समझ में आई हो तो आगे बात करें। बेटा ये सारी पहाड़ियां हैं, डीएसडीबीओ रोड जो है ये यहां से निकल करके शोक रिवर के बगल में से जा रही है। अब शिवी पूछ रहे हैं क्या इंडिया की गलती थी? इंडिया की गलती इसलिए नहीं थी बेटा, क्योंकि चाइना जो है वो पहले ही इस बॉर्डर एरिया में कंस्ट्रक्शंस कर चुका है। चाइना कंस्ट्रक्शन करके फिर पीछे चला गया कि ठीक है अब आप लोग यहां तक तो नहीं हो, हम लोग यहां जाके बैठ रहे हैं। इंडिया वालों ने सोचा कि भविष्य में अगर कुछ होता है तो हमें भी तो रोड चाहिए ना, तो हम लोग रोड बना लेते हैं। इंडिया ने अपना रोड बनाया तो चाइना को लगा कि ये हमारी बराबरी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चाइना वाले, तो देखो पहले यूं समझो, पहले यहां पर इंडिया, मतलब इस मैप के माध्यम से समझो, और यहां तक चाइना था। आगे बात समझ में? अब हुआ ये कि अच्छा, मतलब पूरी चीज अगर ढंग से समझ जाओगे ना तो सारा काम हो जाएगा, अगर आप समझ जाओगे तो। पहले यहां इंडिया, यहां चाइना। अब क्या होता है, इंडिया अब बीच में एलएसी, ये रही एलएसी, ये बॉर्डर, बॉर्डर जिसको आप कहते हैं ना, वो जिसको लेकर के बातें हो रही हैं अभी। इंडिया इधर तक आया, इंडिया इधर तक आया। एक प्रकार से ये क्षेत्र वो थे अब तक जिनमें कोई भी आने को तैयार नहीं था। वहीं चाइना ने कहा कि जब तुम इतना नजदीक आ सकते हो तो फिर हम बॉर्डर पे ही आएंगे, क्योंकि तुमने तो बात रखी ही नहीं ना, नियम तोड़ा, तो ये थोड़ी कि तुम्हारी हम होड़ करेंगे, तुम यहां तक आए, हम पूरा की पूरा यहीं आएंगे, बॉर्डर पे आएंगे। और वो बिल्कुल बॉर्डर पर आकर डट गए। फिर इंडिया ने उनको समझाया कि भाई हम लोगों ने ये सड़क निगरानी के लिए नहीं बनाई है, आगे हमारा हेलीपैड है, वहां जाना है हमें, वहां के लिए हमने सड़क बनाई है। तो आप लोग ये ना समझे कि हमने परमानेंट अपना रास्ता बना लिया है। यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी रोड है ये ना, दौलत बेग ओल्डी करके अपना यहाँ पे काराकोरम रेंज के पास में एक वो है, ये हो गया शोक, ये है दौलत बेग ओल्डी, और ये डिब्रू है, क्या है, D4 फर्स्ट डिब्रू क्या है, इसका नाम भूल रहा हूं मैं, दारबुक, हाँ डिब्रू याद कर रहा था, दारबुक, दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी। तो दारबुक नामक स्थान से शोक नदी के किनारे किनारे हम डीबीओ यहां तक अपनी सड़क बना करके रह जा रहे, दौलत बेग ओल्डी तक। तो अब क्या हुआ कि इन लोगों को हमने समझाया, आपस में बातें हुई कि एक काम करो, आप पीछे चले जाओ, हम भी पीछे जा रहे हैं। इस बात को कहते हैं डी एस्केलेशन। डी एस्केलेशन का मतलब होता है कि हम लोग पीछे जाएंगे, यानी डी एस्केलेट करेंगे,
आप भी डीएस्केलेट करिए, ठीक है। चाइना को लगा कि तुम्हारा काम तो हो गया, अब तुम डीएस्केलेशन की बात कर रहे हो। जब तक तुम्हारा काम था, तुमने एक बार भी ये नहीं कहा हम पीछे जाएंगे। तुमने जब पूरी सड़क बना दी, ये रोड पूरी बीआरओ द्वारा बनाई गई है और बहुत ही मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सड़क है ये। तो बोले अब तुम कह रहे हो कि पीछे चले जाओ, हम पीछे नहीं हटेंगे। डीएस्केलेशन के लिए 2-4 बार मीटिंग सीटिंग हुई। मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि ठीक है, हम इस एलएसी से पीछे हट जाएंगे। एलएसी से पीछे हट जाएंगे तो पीछे हट करके पीछे उतना ही पीछे जाएंगे जितना फिंगर 8 है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल बनता है कि भारत के समझाने पर भी ये पीछे नहीं हटे, तो फिर यहां पर हमारे सैनिकों की मौत कैसे हुई? तो रीजन क्या हुआ साथियों, भारतीय सैनिक इन्हें समझाने गए कि देखो तुम्हारे आकाओं से हमारी बात हो गई है, तुम लोगों को पीछे हटना है। यहां पर सैनिक जो थे वो बैठे हुए थे अपना टीन टप्पर डाल के। इंडिया के सैनिक यहां जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप पीछे हटो, तुम्हारे सीनियर्स के साथ बातें हो गई हैं, तुम पीछे चले जाओ। ये लोग सोचते हैं कि ये इंडिया वाले लोग जो आए हैं ये हमारे ऊपर हमला करने आए हैं। सिमिलरली जो वीडियोस वहां पे जारी हुए उसमें हीटेड डिबेट भी दिखाई दी है, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ में तेज तेज ऊंची आवाज में लोग चिल्ला भी रहे हैं। और यहां पर चाइना वालों ने जो इस जगह गलवान वैली बिल्कुल बॉर्डर जो है, इस पर जो अपना तंबू बना रखा था ये ऊंचाई पर बना रखा था। इसके जस्ट नीचे इस जगह पर नदी बह रही है गलवान रिवर। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, इस ध्यान से देखिए इस जगह को। ये आपको दिख रहा है, ये जगह जो है गलवान रिवर है, ये एकदम अगर आपको दिखाई दे रही हो, बोलिए दिखाई दे रहा है? तो ऊंचाई पर बैठे हुए थे यहां पर चाइना वाले, इंडिया वाले आए, इन्होंने समझाया, हाथापाई होना शुरू हुआ। हाथापाई होना शुरू हुआ तो यहां पर हम दोनों के बीच में एक टाई अप हो रखा है बहुत पहले से। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। इंडिया और चाइना वाले जब तक ऑफिशियली युद्ध की घोषणा नहीं हो जाती तब तक हम लोग एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है, क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया, जो डंडे होते हैं ना डंडे, उन डंडों के ऊपर कीलें गाड़ रखी थी। डंडों पर कीलें गाड़ रखी थी और पत्थर, चूंकि ये ऊंचाई पर बैठे थे, उन्होंने हमारे सैनिक, कौन से सैनिक, 16वीं बटालियन रेजिमेंट जो बिहार रेजिमेंट की है उसके ऊपर ऊंचाई से इन्होंने पत्थर फेंकने शुरू किए। अब पत्थरों से तो कोई मरता नहीं शायद, लेकिन भगदड़ जो मची, उस भगदड़ में और कीलों के मारने के कारण लोग जो हैं वो किस में जा गिरे? नदी में जा गिरे। मैंने आपसे क्या कहा था, शोक रिवर का नाम शोक ना होकर शोक होना चाहिए, क्योंकि ये जो इसमें गिर गया वो बचता नहीं है, इतना ठंडा पानी। अब उसमें अगर चोट भी है और ठंडा पानी भी है, तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर भारत के 20 जवान जो हैं वो इस हीटेड डिबेट के कारण क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। ये था गलवान वैली इंसिडेंट। एग्जैक्टली ऐसा ही इन लोगों ने कहां कर रखा था, ऐसा ही मेरे प्यारे साथियों इन लोगों ने भारत के इस पर्टिकुलर क्षेत्र में कर रखा था, पेंगोंग सो लेक में। क्या कर रखा था, इंडिया जब गलवान वैली वाला डब्ल्यू वो बना रहा था, डीएसडीबीओ रोड बना रहा था, तब चाइना इस वाले क्षेत्र को भी ऑक्यूपाई करता हुआ यहां तक चला आया। हम लोगों के बीच में जो एक आम सहमति थी इस बात की कि हम लोग 8वें नंबर फिंगर से आगे चाइना को नहीं आने देंगे। सिद्धांत पूछ रहे हैं कि चाइना के सैनिकों को नहीं मारा, क्या मारा बेटा? अभी रिसेंटली उन्होंने भी अपनी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हमारे सैनिक मरे थे, है ना। अभी 5 यानी 7 सैनिकों के मरने की खबर उनकी आई भी थी अभी रिसेंटली, क्योंकि चाइना ने, मतलब चाइना का स्टेट मीडिया इस बात को नहीं बताया था, लेकिन अभी रिसेंटली 5-7 दिन पहले उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। 5-7 सैनिकों के नाम उन्होंने लिए हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में भारत ने चाइना के साथ बातचीत तो ये कर रखी थी कि आप लोग इस तरफ बैठे रहेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा जो है इस पूरी झील का वो चाइना के पास ही है, हमारे पास लगभग 30% है। लेकिन चाइना ने सोचा कि जब इन्होंने ये नियम यहां पर तोड़ा है
कहां पर तोड़ा है? गलवान वैली में तोड़ा है। तो इस जगह नियम मैं तोड़ूंगा और ये यहां पर भी निकल करके इस तरफ आ गया। कहां तक चला आया? एलएसी तक चला आया। भारत में इस न्यूज को सर्कुलेट ऐसे किया गया कि चाइना ने भारत के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। वही बात, जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है वो ज्यादा घातक होती है, फेक न्यूज ज्यादा घातक होती है। तो वास्तविकता में किया क्या था? असल में इसने उस क्षेत्र पर कब्जा किया था, या फिर एक प्रकार से उस क्षेत्र में आ गया था जो पहले एक तरह से सीज फायर के रूप में था। सीज फायर के रूप में कि इस क्षेत्र में कोई भी नहीं आएगा। उस क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों चाइना जो है उसने अपने सैनिकों को भेज करके एक प्रकार से इस जगह पर तनाव बढ़ा दिया था। अगेन बहुत सारे वार्ताएं, लेवल की वार्ताएं चली। फिलहाल जो वार्ता हुई वो 11वें लेवल की वार्ता थी, 11th लेवल की वार्ता थी जो रिसेंटली आयोजित की गई थी। उसमें भी चाइना जो है वो पीछे सरकते 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 काफी पीछे चला गया, लेकिन फिर एक जगह जाके रुक गया, हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट पे। और वहां जाके बोलता है कि नहीं, मैं अब यहां से तो पीछे नहीं हटूंगा। ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि आपने यहां तक आए थे, आप यहां जाके रुक गए कि अब पीछे नहीं जाऊंगा मैं, बस हो गया इतना, जो तुमको मिल गया उतना बहुत है। इंडिया का एक्चुअल क्लेम बेटा 8 तक नहीं है। इंडिया का एक्चुअल क्लेम तो पूरा मैकमोहन लाइन तक है। इंडिया का क्लेम का मतलब हुआ कि ये इंडिया कहता है कि यहां से आगे आप मत आना, ये हम लोग कह रहे हैं आपसे। ठीक है, जॉब के साथ कैसे करें? भावना कुमार, बिल्कुल बेटा बताएंगे, है ना। डन हो गया। आपस में बैठ के सुलह ही की जा रही है, यही है बस। ये था पूरा इंसिडेंट साथियों। मैंने आपको गलवान वैली इंसिडेंट बता दिया, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, कोई दिमाग में क्वेरी वगैरह हो तो बताएं। इंसिडेंट यही था। एक दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है अंशुमान के, ममता बनर्जी हार गई हैं तो क्या सीएम बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं अंशुमान। भारत में सिस्टम ये है, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, यदि कोई भी मंत्री या कोई भी व्यक्ति यदि वो इलेक्शन नहीं जीता तो भी वो 6 महीने तक सीएम बन सकता है। तो अगला सवाल बनता है, तो क्या ममता बनर्जी 6 महीने के लिए सीएम बनेंगी? जी नहीं। इसके लिए फिर विकल्प ये है कि किसी जगह पर बाई इलेक्शंस होंगे, यानी दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएंगे और बाईपोल में वो कहीं से जीत जाएंगी। ठीक है, कोई एक साथी उनकी टीम का ऐसा होगा जो उनके लिए अपनी सीट छोड़ेगा, वहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी और चुनाव जीत जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अगर नहीं जीती तो ऐसा संभव ही नहीं है ना बेटा, फिर से दोबारा से चुनाव लड़ लेंगी, क्या दिक्कत है? विक्कू बेटा, वो उससे नहीं, कोरोना से दिक्कत हुई है उनको, है ना। अंकित रावत, थैंक यू सो मच। ध्रुवी बेटा, स्पेशल क्लास के नाम से दिखते हैं, उन्हें जाकर के आप देख लीजिए। हाँ भाई, शिवानी योगी हमारी क्लास में एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उन्होंने आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज बताई है, तो आप सब लोग भी इस एक्सरसाइज को करें, ऐसा शिवानी ने आप सबके लिए कहा है। तो आप सभी लोग इस चीज को देख लें और ये शायद कारगर साबित होगी। इधर देखिए, शिवानी ने कहा है आप लोगों के लिए, इधर देखें, ये अपनी क्लास में एक फिजियोथेरेपिस्ट है, इनका कहना है बैलून ब्लोइंग कैंपेन। इसमें यह कहा गया है कि बहुत ही साधारण एक्सरसाइज है जिसके अनेक फायदे हैं। इसे आप घर पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। इसमें आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। दिन में 10 बार आप इस एक्सरसाइज को करने में सांस लेने की दिक्कत दूर हो सकती है, अपनी सांस को लेने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसमें आप गुब्बारा फुलाने के लिए कहा गया है। केएम शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका, है ना। तो ये अपनी क्लास के ही विद्यार्थी हैं जिन्होंने, शिवानी ने हमें ये टैब क्वेश्चन के अंदर भेजा है। तो आप लोग भी जो है इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, 11th लेवल की वार्ता हुई, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बेटा कि भारत ने 11 बार बातचीत करी तब जाकर के कोई बात बनी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। कल का टॉपिक मैं बता दूंगा, अभी डिसाइड नहीं किया है मैंने। हाँ, कल कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।